नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग भारतीयता आधारित पूरे देश में एकता और भाईचारा के संबंध में गंभीर चर्चा करेंगे। उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और कौन कौन से उसमें बाधाएं पड़ सकती हैं, रोड़े पड़ सकते हैं, कांटे हैं, उस पर भी चर्चा होगी और उन बाधाओं को, उन कांटों को, उन रोड़ों को कैसे दूर करना है इस पर भी चर्चा होगी। तो पिछले किसी कथानक में एपिसोड में ये बताया गया था कि पूरे देश में जो भारतीयता आधारित एक परम और सूक्ष्म एकता, देखिए परम और सूक्ष्म और ये एब्सोल्यूट यूनिटी की जब बात होती है तो हमेशा ये समझ लीजिए कि जो इन स्वार्थी तत्वों ने, राजनीतिक संगठनों ने जो हमारे आपके दिमाग में जो एक गलत अवधारणा और गलत का बहुत ही खतरनाक अवधारणा अनेकता में एकता, तो उसको सिरे से खारिज करना है और उसके स्थान पर परम सूक्ष्म और यह एब्सोल्यूट यूनिटी, एब्सोल्यूट एकता की बात स्थापित करनी है। वो जो स्वार्थी तत्व हैं इस देश को बांटने में विश्वास करते हैं, इसको अनेक रखने में विश्वास करते हैं और इसी पर उनकी राजनीतिक दुकान चलती है। राजनीतिक जो है सत्ता की सारी सत्ता हथियाने की सारी बातें चलती हैं, तो वो तो सिरे से खारिज करना है। इसलिए जो भी एकता की बात करनी है वो परम है, सूक्ष्म है और बिल्कुल समान रूप से यूनिफॉर्म है और उसकी शुरुआत वहीं से है कि जो भी इस भारत मिट्टी के भारत जो पावन भूमि है, पावन मिट्टी है, इसके जो भी संतान हैं सभी लोग बराबर हैं और सभी लोग एक ही हैं और इसलिए सभी हमारे भारतीय भाई बहन। इस मूल भावना को अपने दिल में बिठाना होगा। पंथ के विषय में है कि पंथ को अपनाने की, उसका अनुसरण करने की पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर यही उसमें है। सामूहिक जो हमारा जीवन है, जो माने सामाजिक जीवन है, राष्ट्रीय जीवन है, वो शुद्धता भारतीय है। व्यक्तिगत आपका घर के अंदर कोई भी पंथ आप अनुसार अपना अनुसरण कर सकते हैं। तो इतनी छोटी सी बात, मोटी सी बात जो है हमेशा मस्तिष्क में रखिए आप लोग। तो भारतीयता आधारित इस पूरे देश में, हमारे मुल्क में एकता के लिए वो पिछले एपिसोड में ये बताया गया था कि जो हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज है और इस्लाम आस्था वाला
भारतीय भाई बहनों की जो समाज है, अर्थात जिसको आप लोग पारंपरिक रूप से हिंदू मुस्लिम यानी कह रहे हैं, और भारतीय एवं ताकत दल इन शब्दों से नवाजना वो माने उचित माने जो यानी जो प्रतिष्ठा उनको देनी चाहिए उस प्रतिष्ठा देने की जो भावना या मानसिकता के विपरीत मानता है, इसलिए उनको हिंदू या मुसलमान कहना उचित नहीं मानता। ये बातें भी स्पष्ट करना जरूरी है। इसलिए जब भी संबोधन करेगा वो तो हिंदू सनातन आस्था वाले, हालांकि ये कहने में थोड़ा लंबा लगता है लेकिन सम्मानजनक जरूर है कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, इन दोनों में एकता जो है, पूरे देश में जो एकता स्थापित करनी है उसकी बहुत एक महत्वपूर्ण और अहम आधारशिला है, नींव है, बुनियाद है। तो यदि हम हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एकता के विषय में यदि उसके गहराई से जाएं और उसके माने बारीकियों पर जाएं तो हमको कई चीज़ों पर ध्यान देना होगा, गौर करना होगा। एक तो जो जत्थेबाजी है, गेटोइजेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जहाँ बसे हैं तो हमारे इस्लाम आस्था वाले ही बसे हैं, वहाँ दूसरे आस्था वाले लगभग है ही नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि यानी इस बस्ती में हमको रहने में बड़ा डर भी लगता है, मतलब तरह तरह की बातें। उसी तरह से एक आस्था वाले जो बसे हैं उसमें दूसरे आस्था वाले हैं ही नहीं। अब तो कुछ ये बीमारी कुछ जो है जो जातियों के आधार पर भी कहीं देखने को मिलता है, और जो भाषा के आधार पर, प्रांतों के आधार पर ये तमिलों की कॉलोनी है तो बंगालियों की कॉलोनी है। तो ये जो गेटोइजेशन है अंग्रेजी में कहते हैं, या जत्थीकरण जो है, ये भी भारतीय एकता का शत्रु है। जहाँ भी बसाया जाए सबको भारतीय मानकर अब इस बीमारी को दूर करना है। इसके विषय में एक प्रकरण का उदाहरण देना काफ़ी आवश्यक है और उपयोगी है कि जब मैं नौकरी कर रहा था लखनऊ में तो हमारे ड्राइवर थे नासिर करके। तो हमें एक आदत है कि थोड़ा सा व्यक्तिगत भी बातें, उनसे एक परिचय, उनसे एक आत्मीयता, भले वो मेरा ड्राइवर हो, करने की कोशिश की जाती है। तो उसे मैंने कहा कि अरे भाई अपने इलाके में कभी नहीं ले चलते हो, तुम्हारे यहाँ ईद कब पड़ती है, इस तरह की बातें मैंने शुरू किया। तो एक दिन वो ले गए इसी मौके के आसपास पर। तो एक बात आप सभी लोग जानते होंगे कि एकाध अपवादों को छोड़ करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कहाँ जो बस्ती रहती है, गंदगी उसकी एक परमानेंट फीचर है, एक कांस्टेंट विशेषता है, या मुस्तकिल उसकी खासियत है गंदगी। अब गंदगी पर भी गौर कर ले हम लोग। तो हमने पूछा कि भाई कि आखिर ये म्यूनसिपैलिटी के क्षेत्र में आता है कि नहीं। हाँ सब आता है। वार्ड मेंबर कौन है तो सब यानी वार्ड मेंबर तो कोई जानता ही नहीं, कभी दिखता भी नहीं है। जो विधायक जी कौन है, एमएलए साहब कौन है, ऐसा हैं कोई एमपी साहब कोई। तो हमने पूछा कि आप लोग वोट किसको करते हैं। अब वोट किसको करते हैं, जब ये सवाल बिल्कुल पिन पॉइंटेडली जब पूछा गया, अरे साहब वोट तो ऐसे ही वो ले जाते हैं। ये जो मुद्दा है कि वोट ऐसे ही ले जाते हैं,
ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। बहुत कीमती वोट जो है बहुत कीमती चीज़ है। यही तो एक मुद्दा है। यदि इस मुद्दे की वोट वो कोई ले जाता है, हमसे छीन के ले जाता है, हम स्वार्थ में दे देते हैं और अपना स्वार्थ साधते हैं, या ये बहुत ही एक राष्ट्रीय गंभीर मुद्दा है। हालांकि इस मुद्दे का जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका दुरुपयोग ही करती हैं, लेकिन भारतीय आम ताकत दल इसको बहुत ही गंभीर मानता है कि ये जो वोट है, मताधिकार है, इसका इस कदर दुरुपयोग ही जड़ है हमारे नागरिक जीवन का, हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो है तमाम विरोधी शक्तियों का के सक्रिय होने का, यानी सारी जो है सारी बीमारियों का, कि मत किसको देना है, मताधिकार का प्रयोग कैसे करना है। हालांकि इलेक्शन कमीशन बहुत कुछ कहता रहा था कि मत का प्रयोग करिए, उधर छुट्टी मत लीजिए, तमाम हम पप्पू नहीं हैं, तो हम आता रहता है जब चुनाव हो जाए। लेकिन उससे बहुत कई गुना ये महत्वपूर्ण है कि चुनना किसको है, नंबर एक। और ऐसे नहीं कि मत मेरा ले जाता है, जो जिस तरह का वो जवाब दिया गया। या सोचिए ना कि जिन क्षेत्रों में इस तरह की गंदगी होती है, अच्छा गंदगी का दुष्प्रभाव जरा देखिए। जो रहने वाले हैं वो तो प्रभावित होते ही हैं, उससे गंभीर नाजुक मामला तब आता है कि जो पुरुष वर्ग है वो तो काम पर निकल जाता है बाहर। जो हमारी माताएं और बहनें हैं, बहुएं हैं, वो उसी गंदगी को 24 घंटा झेलती रहती हैं। गंदगी मतलब काफ़ी बीमारियों की जड़। इस पर कोई भी राजनीतिक दल जो है गंभीरता से नहीं सोचता है। इधर जब से मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान चला है, कुछ असर जरूर पड़ा है, थोड़ा बहुत, लेकिन जो सफाई होनी चाहिए और जिस तरह की स्वच्छता होनी चाहिए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और उसके पहले ये सवाल है कि भाई उसकी पूरी जिम्मेदारी जो उस क्षेत्र का वार्ड मेंबर है या उस क्षेत्र का जो विधायक है, एमपी है, उनको लेनी चाहिए। और उससे भी जरूरी है कि हम ऐसे वार्ड मेंबर को ही चुनें, ऐसे विधायक को ही चुनें और ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को ही चुनें। ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। लेकिन किस तरह के लोगों को चुनें, इस पर हमारे लोग, हमारे भारतीय भाई बहन जरा भी गंभीर नहीं होते। यही एक ऐसे एरिया है जिस पर बहुत ही गौर करने की जरूरत है। तो इसके संबंध में भारतीय जनता ताकत दल ने बताया है कि जो पात्र लोग हैं उन्हीं को चुनिए आप। पात्र से मतलब है कि जिसमें कम से कम ये 4 गुण होने जरूरी है कि वो राष्ट्रभक्त हो, वो समर्पित हो, वो कर्तव्यनिष्ठ हो और वो चरित्रवान हो। इसके अलावा कुछ और भी सद्गुण हो तो स्वागत या सोने में सुहागा कर सकते हैं। और ये जो गुण है, ये कहा सुनी में नहीं, शब्दों और अल्फाजों में नहीं, प्रचार में भी नहीं, ये हकीकत में, सच्चाई में वो उसमें होनी चाहिए। इसकी परख जो है हर एक जो भारतीय भाई बहन है, अब विशेषकर हमारा जो मतदाता गण भारतीय भाई बहन है, उसको बड़ी गंभीरता से, बड़ी ईमानदारी से, बड़े संजीदगीपन से और ख़ास करके मुल्क परस्ती के जज्बे से देखने की सख्त आवश्यकता है कि किसको चुनना है। तो ये 4 गुण होना चाहिए। कि वो राष्ट्रभक्त हो, समर्पित हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और चरित्रवान हो। इसके अलावा किसी और को मत चुनिए। अब राष्ट्रभक्त कौन है? जो हमारे पूरे देश के 135 करोड़ भारतीय भाई बहन उनसे मोहब्बत करे। मोहब्बत जो करे तो मान करके ये हमारे सभी भारतीय भाई बहन, ये भावना होनी चाहिए। और
उसके दिल में जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको भारतीय भाई बहन की इज्जत देने का उसमें जज्बा, मोहब्बत करें। और कोई मुद्दा आता है उसके सामने तो स्थानीय रूप में नहीं, इसका असर कोई भी फैसला लिया जा रहा है, मुद्दा है, उसका पूरे देश में क्या असर होगा, इसके प्रति भी गंभीर हो, इसके विषय में सोचें और उसी पृष्ठभूमि में फैसला लें। तो मोटा मोटी यही है। और भी गुण है कि भाई हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो स्मारक जो धरोहर हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, सबके प्रति आदर, ये भी जरूरी है। तो वो मोटा मोटी हमारा राष्ट्रभक्त हुआ। अब कोई ये सवाल करे कि साहब ये म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, इसमें पूरे देश से मोहब्बत और स्थानीयता को छोड़ दीजिए। बिल्कुल ज़रूरत है। मोहब्बत तो आपको पूरे देश के लोगों से करना है, समानता के आधार पर। और भारतीय भाई बहन ये सभी हमारे भारतीय भाई बहन हैं इसी जज्बे से। और जहाँ तक म्यूनिसिपैलिटी का सवाल है, म्यूनिसिपैलिटी माने कि ये म्यूनिसिपैलिटी जो है या म्यूनिसिपैलिटी का जो वार्ड है, जो भी है, हमारे उसी जो हमारी जो भारतीय व्यवस्था है उसी की एक इकाई है। ये भावना होनी चाहिए। तो भावना जज्बा बिल्कुल वही व्यापक रूप से कि हमारा पूरा देश ही हमारा है, हमारे सभी देशवासी हमारे अपने खुद के भारतीय भाई बहन, जज्बा वही होना चाहिए। और कोई म्यूनिसिपैलिटी हो, कोई एमएलए का क्षेत्र हो, कोई एमपी का क्षेत्र हो, उसके माने ये सब हमारे उसी भारतीय व्यवस्था की एक इकाई। तो वो ये जज्बा जो है वो राष्ट्रभक्ति का एक परिचय है। और आगे आता है समर्पण, समर्पित, जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड, बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम वो यदि उसको मिलता है तो पूरे समर्पण के साथ, पूरे मन के साथ, वो फोटो खिंचवाने के नियत से नहीं, जैसे राहुल पहुंच जाते हैं फोटो खिंचवाते हैं, कोई भी है, फोटो खिंचवाना, पोस्टरबाजी, नारेबाजी, आधे मन से, दिखावे के रूप में, पाखंड के रूप में, इन बुराइयों से दूर पूरे मन से वो करें, बगैर पोस्टर के, बगैर फोटो खिंचवाए, बगैर प्रचार के, पूरे तन मन से, पूरी तन्मयता से, पूरे समर्पण से, विथ फुल डेडिकेशन के साथ, तो वो हमारा समर्पित है। और कर्तव्यनिष्ठ से मतलब है कि वो कम से कम बोल करके अधिक से अधिक करके दिखाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये गुण है। और इसके विपरीत यानी काफ़ी बुराइयां हैं कि बहुत कुछ वादे किए जाते हैं। चुनाव के समय लंबे लंबे वादे, मंचों से इतने ऊंचे ऊंचे वादे, बहुत मोटी मोटी जो है वो चुनाव घोषणा पत्र भी बनते हैं, चुनाव संकल्प भी बनता है, पता नहीं किस रूप में, लेकिन उन सब का कुछ होता नहीं। और कभी कभी समस्या इससे भी ज़्यादा होती है कि जो वादे किए जाते हैं, जो ऊंचे ऊंचे मंच से बोला जाता है, ये करते उसके ठीक उल्टा है, विपरीत है, इससे भी समस्या होती है। इसलिए उसका निदान, उसका रास्ता यही है कर्तव्य निष्ठा, कि कम से कम बोल करके या बिल्कुल न बोल करके वो काम करे। किया हुआ काम ही जो है उसकी जुबान या भाषा बने। और इसके बाद आता है चरित्रवान। ये पैसे रुपए की जो लालच है, जो भ्रष्टाचार को जन्म देती है, ये जो दुर्गुण है, इस दुर्गुण को स्वयं से दूर रखने की, स्वयं से, और स्वयं को उन दुर्गुणों से अपने को दूर रखने की पर्याप्त क्षमता और काबिलियत है।
तो ये 4 जो गुण हैं बहुत आवश्यक हैं पात्र अभ्यर्थी के लिए, पात्र उम्मीदवार के लिए। कुछ और सद्गुण हो तो स्वागत या सोने सुहागा, 4 गुण वाला वही पात्र है। अब कोई ये सवाल कर सकता है कि साहब ऐसे उम्मीदवार, ऐसे अभ्यर्थी तो मिलेंगे ही नहीं। नहीं जनाब, उनकी संख्या भले कम है। हमने ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी शख्सियत को अहमियत महत्व देना छोड़ दिया है। हमारा आपका फर्ज बनता है कि ऐसे शख्सियत को ही आगे लाएं, उनको महत्व दें और उनको एहसास कराएं कि भाई आपकी समाज को बहुत ज़रूरत है। तब उनमें भी एहसास होगा कि हाँ भाई, समाज भी मेरी कीमत कर रहा है, और वो अपने सारे जो है वो सद्गुणों को आगे बढ़ाएंगे और वो उनका व्यवहार जो है पूरे समाज के लिए अनुकरणीय होगा। एक मिसाल वो बन सकता है। तो ऐसे लोगों को हमको तरजीह देना। मान लीजिए उनके पास पैसा रुपया भी नहीं है तो पूरे समाज का फर्ज बनता है कि जो भी सिक्योरिटी मनी बनती है वो चंदा वंदा लगा करके भरिए और उन्हीं को चुन करके आगे बढ़ाइए। ये नमूना बताया गया है। मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा में चुनाव कितने का होता है? उसे लोकसभा की जो सदस्यता है वो तो 545 की है। चुनाव होता है 543 का। 2 का नामांकन होता है, नॉमिनेशन होता है एंग्लो इंडियन के नाम पर। तो चुनाव होता है 543 का। कोई ये कहे कि इन गुणों वाले पूरे इतने जो हमारे मतदाता हैं, करीब 80-85 करोड़ जो है, इनमें 5 से 43 के लिए मांग होगा? बिल्कुल नहीं साहब। ये यदि और एक मैंने संसदीय क्षेत्र में जो कि 10 लाख 15 लाख या 20 लाख का होता है, उसमें एक भी व्यक्ति इस तरह का नाम मिले, ये भी बिल्कुल स्वीकार नहीं है और मानने वाली बात नहीं है। उसी को महत्व देना। लेकिन जब महत्व देंगे तो ये सारी जो बीमारियां हैं कि हम उसको देखने लगते हैं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो इस जात का उस जात का, सारी बीमारियों को आपको त्यागना होगा। शायद ये आपके लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क होगा। तो चैलेंजिंग हो कुछ भी हो, भावना जब वही है कि भाई ये हमारे भारतीय भाई बहन है, सारी बातें जो है समाप्त गौड़ हो गई। तो कौन भारतीय भाई बहन इसकी पात्रता रखता है? उम्मीदवारी की जो अभी बताया गया है 4 गुणों वाला, इसको देखिए। और यही चीज़ जो है हर एक भारतीय भाई बहन, इवन यहाँ तक कि हमारे ये गरीब मजदूर हैं, उनको भी समझाना होगा कि आपका वोट जो है बड़े सस्ते में सब छीन के जो ले जाते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय दोष है, राष्ट्रीय अपराध हो रहा है। ये उन्हीं अपरोक्ष रूप से या जैसे भी हो, उन्हीं तरह के तत्वों की सरकार ये बनवाते हैं जो कि इनकी विरोधी होती हैं और इनके प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, और विपत्ति और संकट के समय में इस तरह का व्यवहार होता है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या। तो उनको भी समझाना है कि पात्र लोगों को ही चुनने में आगे हैं और मदद करें। तो बात हो रही थी कि जो ये जत्थों में जो बसाए गए हैं, इसको कैसे कम करना है और सभी तरह के लोग एक कॉलोनी में, एक बस्ती में रहें, बसें, आपस में मिलजुल के रहें, मिलजुल के उनका उठना बैठना हो, खाना पीना हो। इससे भी एक भारतीय एकता का वो बढ़ावा मिल सकता है। और इस तरह की शिकायतें भी नहीं आएंगी कि साहब हम मुस्लिम बस्ती में जाने से डरते हैं, हमारे 2 परिवार हैं, बहुत समय रहते हैं, या उसी प्रकार के उल्टा कोई बात होती है। इन सारी समस्याओं का भी निराकरण इसमें है कि जो जत्थेबाजी के कारण जो बस्तियाँ बसाई गई हैं, वो कैसे वो कम हो, कैसे उसका निदान निकले, इसके प्रति गंभीरता से विचार करके एक वैरायटी
कि वैरायटी, तो खैर हम ये भारतीयता के दृष्टिकोण से करेंगे तो वो चीज़ें स्थापित हो सकती हैं आराम से। और देखिए, यदि कोई परेशानी होती भी है तो जो चौकियां हैं, पुलिस चौकियां हैं, इसके पहले तो जो पुलिस विभाग है उसको सख्त भी होना पड़ेगा और निष्पक्ष भी होना पड़ेगा, और उसको भी ये हिंदू मुस्लिम वाले जो बायस है, बायस माने पक्षपात, उससे मुक्त होना पड़ेगा। सिर्फ ये असामाजिक तत्व है, उसके साथ कैसे उसका दमन करना है, कैसे उसको वो कुचलना है, ये पुलिस चौकियों को या थानों को या पुलिस विभाग को अच्छी तरह जो है इसकी क्षमता उसमें होनी चाहिए। जो इस तरह की शिकायतें आती हैं कि साहब हमारा परिवार रहता है मुस्लिम बस्तियों में, या कहते हैं कि हमारा परिवार रहता है वो हिंदू बस्तियों में, और हमारे जो बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, बहुत दिक्कत होती है उनको निकलना, इस तरह की बातें आती हैं। यदि ये पुलिस चौकियां निष्पक्ष हो जाएं, थाने निष्पक्ष हो जाएं, पुलिस विभाग निष्पक्ष हो जाए, और सिर्फ ऐसे लोगों को असामाजिक तत्व मान करके उनको कुचले और कुचलना शुरू कर दे, तो इस तरह की समस्या समाप्त। लेकिन इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की पुलिस व्यवस्था, इस तरह के पुलिस की मानसिकता का विकास कोई देशभक्त किस्म की सरकार ही कर सकती है। ये समझ लीजिए कि जेएनपीसी की सरकार कर दे, या उसके स्थान पर ये मोदी जी की सरकार कर दे, या जो जेएनपीसी का जो अवतार है केजरीवाल कर दें, ये सब नहीं कर सकते। ये तो जो हमारे अमर शहीदों के प्रेरणा से जो भारतीय जनता दल जो है जो सोच रहा है, या इसी तरह का कोई देशभक्त किस्म का सख्त और अनुशासन, सख्ती और अनुशासन और नियम पालन और निष्पक्षता और प्रभावकारी प्रशासन देने वाला वो शासन ही कर सकता है। इसलिए भारतीय जनता दल के विचारों की ज़रूरत वो मुल्क को भी है, और इस तरह की सरकारों की भी है कि पुलिस की व्यवस्था भी हो, वो पूरी व्यवस्था, तब ये समस्याएं धीरे धीरे जाएंगी। और ये जत्थीकरण का जो दुष्प्रभाव है कुछ और क्षेत्रों में दिखता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें बस एक ही समुदाय के लोग जो है अपॉइंटेड हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एक ही समुदाय के, वैरायटी उसमें रखिए ना, क्यों नहीं रखा? शुरू करिए। वाइस चांसलर काशी हिंदू जो बीएचयू में जो है दूसरे समुदाय का, हम नहीं कहते हैं कि मुस्लिम को, क्रिश्चियन को रखिए, सिख को रखिए ना, और इनको भी रखिए इस्लाम आस्था से। और यहाँ भी अलीगढ़ में जो विश्वविद्यालय है, वहाँ भी जो है इस्लाम आस्था के अलावा जो और भी जो इस तरह से पांथिक समुदाय है, उससे आप रखिए। तो इस तरह से जो जत्थीकरण का, गेटोइजेशन का जो दुष्प्रभाव है वो भी धीरे धीरे जाएगा। और सिर्फ वाइस चांसलर ही नहीं, वो जितने भी माने उसके प्रोफेसर हैं, रीडर हैं, लेक्चरर हैं, स्टाफ है, उनमें भी इस तरह का रखिए। तो वो भी जत्थीकरण से, यानी इन संस्थानों को बाहर करना। कुछ लोग कहते हैं कि इनका नाम बदल दीजिए, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से हिंदू शब्द निकाल दीजिए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द निकाल दीजिए। यह भी किया जा सकता है, लेकिन ये राम मशवरा की बात। नाम तो बहुत है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, और उसका नाम कैसा होना चाहिए, ये राम मशवरा की बात, इस पर नहीं। लेकिन वैरायटी जरूर करने की जरूरत है, ताकि जत्थीकरण के कारण जो एकता में जो बाधा पड़ रही है, उस बाधा को दूर करना होगा।
गेटोवाइजेशन जो, तो ये सारी बाधाएं हैं हमारे विशेष करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो एकता स्थापित करने की ये सारी बाधाएं हैं जो कि दूर करना होगा, जिसमें कि जत्थीकरण गेटोवाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। इस संबंध में देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सिनेमा की बातें सारी बातें अनुकरणीय नहीं होती, लेकिन कोई वाक़यात, कोई बातें बहुत ही हमारे आपके विचारों के करीब दिखती हैं, दिल को भी छूती हैं। एक फिल्म देखी जा रही थी क्रांतिवीर, जिसमें नाना पाटेकर है और कौन है हीरोइन, हाँ हीरोइन है टिम्पल कपाड़िया, जिसकी शादी हुई थी राजेश खन्ना से। तो किसी बस्ती में इस तरह से विध्वंस हुआ है, विप्लव हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है, वो विवाद है, उसके कारण तो लोगों को यही समझा रही है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम मत करिए, सबको साथ में रहना है और अब सब लोग आपस में भाई हैं, भाई बहन हैं, और ये नेतागण जो है हमको आपको जो है मुहरा बनाते हैं, शिकार बनाते हैं, तो हम उनका मुहरा शिकार न बने। आप क्योंकि वो नेता तो चले जाएंगे और हमको आपको साथ में रहना है और मिलजुल कर रहना। ये सारी बातें जो है उस फिल्म में वो डिम्पल कपाड़िया लोगों से कह रहे थे। तब तक एक आया, उसको एक झापड़ मार के कह रहा कि देखिए ये हमारे बच्चे हैं और इनके साथ क्या वो दुर्व्यवहार हुआ है, ये हुआ, और चूँकि ये मुस्लिम है इसलिए चूँकि ये मुस्लिम है इसके साथ क्या नहीं हुआ। ये कहते हुए ही उस व्यक्ति को एक उससे भी तगड़ा झापड़ लगाया नाना पाटेकर ने। नाना पाटेकर कहता है कि इन बच्चों को किसने सिखाया कि तुम मुसलमान हो। देखिए, ये छोटे बच्चों को कौन सिखाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो। तुम ये सिखाते कि नहीं भाई तुम भारतीय हो, तुम्हारी आस्था जो है वो मैं हिंदू या हिंदू सनातन या इस्लाम की है, ये तुमने सिखाया नहीं, सिखाया ना। तो फिर वही बात आती है, हमारे महान गीतकार फिल्म के महान गीतकार हैं शाहिर लुधियानवी साहब, नाम सुने हैं उनका, बहुत महान थे, उनके ख्याल भी बड़े महान थे। तो धूल का फूल में उनका लिखा हुआ एक गीत है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो इतना ही नहीं, आगे की जो उसको बोलते हैं अंतरा या स्टेंजा कि खुदा ने तो बख्शी बस एक ही धरती, खुदा ने तो बख्शी एक ही धरती, हमने उसे ईरान या पाकिस्तान बनाया। तो कम से कम वो ऐसे महान लोगों की बातें सिर्फ घर में दीवारों पर चिपकाने के लिए नहीं है, कोशिश चिपकाएंगे नहीं, वो समझने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। जो शाहिर लुधियानवी साहब ने जो कहा है कि अहमियत है कि हम सिखाएं कि वो इंसान है, हम ये सिखाएं कि तुम भारतीय हो, तो ये बहुत बड़ा संदेश है। तो काफ़ी हक़ान मतलब कि सारी कुछ सीखने को आपको अपने मुल्क में ही तमाम महापुरुष हैं। हम तो कहते हैं कि भाई जो नैतिक शिक्षा है उसमें कुछ पंक्तियाँ कबीरदास की, कुछ रामकृष्ण परमहंस की, कुछ नानक की, कुछ कबीरदास की, कुछ कबीरदास हो गए आपके तुलसीदास की, रहीमदास की, और सूफी संतों की वाणियाँ शामिल करिए ना, और हमारे शहीदों की जीवनी, और अनिवार्य करिए, चाहे वो मदरसा हो
चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो BHU हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो, इन्वायर करिए वहाँ पर, तब जाकर के इसकी शुरुआत होती है। देखिए ये कुछ लंबा हो रहा है, कुछ और भी बातें करनी हैं, तो अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।